हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। काफी दिनों बाद, यानी कि एक अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका संजीव आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, हार तो नहीं मानेंगे। मैंने आपसे बताया था कि हम मिलेंगे एक बेहतर और बेहतरीन तैयारी के साथ मिलेंगे, और आ गए हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी हमारे बच्चों को। वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में बहुत सारी समस्याएं आती थी। लाइट का कटना, बीच में क्लास लेते थे लाइट कट जाती थी, और उसकी प्रॉब्लम होती थी, रुकना पड़ता था काफी देर तक, और बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो वो सारी समस्याएं आज हो गई खत्म। आपके सामने संजीव एक नए अवतार में मौजूद हूँ। अपना प्यार बनाए रखिए आप लोग, और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे प्यारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर प्लीज आइए, और आपकी बहुत जरूरत है। तो बच्चा इसीलिए बने हैं। चलिए शुरू शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है साइंस की पाठशाला। तो दोस्तों आज एक संकल्प लेते हैं, और संकल्प बैच के साथ हम लोग आज का आरंभ करने वाले हैं। संकल्प 2025 क्लास 12, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर आवेश और वैद्युत क्षेत्र। आज का लेक्चर फर्स्ट में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो बेटा देखिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो बच्चा, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले ये आप जानिए। पहले तो वैद्युत चुंबकत्व क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, हम इसकी बात को समझेंगे, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर ये टॉपिक विद्युत चुंबकत्व क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये बात होगी। आवेश के बारे में कंप्लीट जानकारी, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप अबाउट चार्ज, यानी चार्ज के बारे में सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी चीजें चार्ज के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर चार्ज से कुछ पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिर आ जाइए दोस्तों, किसी भी वस्तु को आवेशित करने का नियम, एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपसे बोला जाएगा कि इसको चार्ज करो, इसको चार्ज करो। तो चार्ज करने की क्या क्या प्रोसेस होंगे, कैसे तरीके होंगे, हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले। फिर देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहां से आप एक फार्मूला बनाएंगे Q बराबर एन, और इसी के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर देखने वाले। फिर बेटा आ जाइए, उसके बाद बेटा हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत देखेंगे। आवेश संरक्षण सिद्धांत देखेंगे। आवेश संरक्षण सिद्धांत ये क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। फिर सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण, जो भी जितने भी उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज ना मैं बहुत ही खुश हूँ। रीजन, क्योंकि आज मेरा काफी दिन का सपना पूरा हो गया, और अब ये सपना पूरा होगा जब हम एक अच्छे खासे परिवार के साथ यहाँ पे उपस्थित होंगे, यानी कि ढेर सारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा प्यार मिलेगा। यहाँ देखिए, बुक टू प्रेफर, हम पढ़े कैसे, अपनी तैयारी को कैसे बूम कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा क्लास 11 टू 12, क्लास 12 11 यही दो क्लास है जो आपको, जहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आगे की जर्नी में कहाँ जाना है। तो क्लास 12 में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। मेरा मेरा तो यही मानना है, 90 प्लस का सपना देखो बेटा। और याद रखिएगा, मैं तो इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि अपने प्यारे बच्चों को फिजिक्स में 90 प्लस नंबर, 98 तक का, 99 तक का, कभी फिजिक्स में 100 नहीं आया, 100 में 100 दिलाने के लिए मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेल्फ नोट्स, तो जैसे जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है इसके लिए आप सेल्फ नोट्स बनाइए।
नोट्स मतलब अपनी हैंड रिटन नोट्स कंपलसरी है बेटा। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक रफ पेन जरूर लेके बैठना है क्लास में, ठीक है। फिर बिलीव एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए अच्छे से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको लगाने हैं। स्कोरिंग यूपी बोर्ड, और आपको यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग चीजों को देख के चलना है या आगे। फिर आपको याद रखना नीट और आईटी जैसे एग्जामों के लिए भी जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे वो सारी चीजों को यहाँ पे देख के चलना है। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है तो बहुत सारी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला एनसीईआरटी तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में आपको एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन को भी देख के चलना है। बेटा फिजिक्स इज इजी, है तो इजी, अपनी फिजिक्स से अच्छी इजी क्या हो सकती है कि नहीं। नॉर्मली देखा जाए तो अटेंड डेली लेक्चर, आपको आपका काम है बेटा ये, आपको डेली लेक्चर अटेंड करना है। प्रॉपर नोट्स थिंकिंग, आपको अच्छे से नोट्स, देखो मेरा मानना है जैसे आज एक बच्चे का क्लास में, आज एक बच्चे का प्रश्न था, सर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो क्या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो नोट्स हम बनाते हैं, वो नोट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये बच्चे से कहना होता है कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, स्कूल पढ़िए, कोचिंग पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, टीचर से आप कंटेंट लीजिए, सीखिए, और उसके बाद सेल्फ नोट्स कोशिश करिए अपने से लिखने की। आप कितना बेहतर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जरूरी। एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, एग्जामिनर आपसे यही चाहता है ना, किसी भी चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी है नोट्स अच्छे से, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लगाना है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमको अच्छे ढंग से, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी लगाने हैं। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कहाँ मिलेंगे, किसी भी बुक से, किसी भी बुक से हम उठाएंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, वो सारी सॉल्व करें। बेटा ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट नहीं लेना है, हमको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना, हमको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना। दोस्तों चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आ जाइए विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसा कि क्लास 12 हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स। और बेटा ये है यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा यूनिट फर्स्ट की जो स्टडी होती है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकत्व के अकॉर्डिंग करते हैं। और बच्चा याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टोटल जो यहाँ पर स्टडी करेंगे हम लोग केवल चार्ज, अबाउट टू चार्ज, स्टडी अबाउट टू चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी कि विद्युत चुंबकत्व में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आवेश के बारे में। और बच्चा याद रखिएगा ये चीज यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्थिर वैद्युतिकी, क्या है, स्थिर स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और एक होता है वैद्युत चालन, वैद्युत चालन। तो बच्चा स्थिर वैद्युतिकी में हम रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए आवेशों के, रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ पर हम गतिमान आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, गतिमान आवेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। याद रखेंगे ये चीज बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्थिर वैद्युत की, एक पार्ट है वैद्युत चालन। स्थिर वैद्युत की में हम लोग रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, वैद्युत चालन में गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बेटा वैद्युत चुंबकत्व क्या है? वैद्युत चुंबकत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों के नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, आवेशों के प्रकृति और उनके बिहेवियर, उनके जो भी चीज चार्ज में होता है वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। आइए देखो आवेश क्या होता है, हमको पढ़ना किसके बारे में? चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है, चार्ज के बारे में। बेटा चार्ज क्या है? सबसे पहले देखो चार्ज क्या है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी आवेश जो है, आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक अवस्था है। क्या है बच्चा? आंतरिक, किसी भी वस्तु का आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था है, अवस्था है। ये आंतरिक अवस्था क्या होता है बच्चा, ये सुनिए। जैसे बेटा कोई वस्तु है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है पदार्थ से। पदार्थ किससे बना होता है? कण से। कण किससे बना होता है? अणु से। अणु किससे बना होता है बच्चा? परमाणु से। और परमाणु में होता है क्या? नाभिक। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब क्या है? ये सब एक चार्ज पार्टिकल ही तो है। ये सब क्या है? चार्ज पार्टिकल ही तो है ये सब। ठीक है, हमने क्या देखा कि मैंने क्या बताया कि आवेश किसी वस्तु का आंतरिक अवस्था है। वस्तु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से नॉर्मली। और बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं कॉर्क से। कॉर्क बना होता है स्प्रिंग से नॉर्मली। हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हमको नहीं देखना है, हमको केवल यही समझना है नॉर्मली। तो ये अगर बात करें हम, तो ये बात तो हुई उनके लिए जो नॉर्मली पूछते हैं कि है क्या चार्ज। लेकिन एक कंप्लीट डेफिनेशन आपको बताते हैं। आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो। मतलब आवेश की कंप्लीट डेफिनेशन कि आवेश किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। नॉर्मल सी बात है। तो बेटा होता क्या, सुनिएगा। जो चार्ज है, आवेश है, चार्ज आवेश है, ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ पॉइंट की बात करें बेटा हम लोग, फर्स्ट नंबर में आवेश जो होता है, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड नंबर में बेटा इसका मात्रक क्या होता है? देखो इसका ढेर सारा मात्रक होता है। एक होता है बेटा, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, I इज इक्वल होता है Q अपान T, पढ़ा है ना। अगर मैं यहाँ से Q निकालू तो हो जाएगा IT। I क्या है? करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और समय का सेकंड हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। और इसी को बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं इसको? कूलाम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। एक तो ये हो गया। सेकेंड नंबर में देखो एक होता है बेटा ESU। ये जो है ये MKS सिस्टम में है। MKS में है, या इसको हम SI सिस्टम भी बोल सकते हैं। ESU इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, ये CGS सिस्टम में होता है। CGS सिस्टम में होता है। आवेश का मात्रक किस सिस्टम में? CGS सिस्टम। एक होता है बेटा EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक यूनिट। ये किसी भी सिस्टम में नहीं होता, याद रखेंगे ये चीज। एक होता है बेटा फ्रैंकलिन, ये भी किसी सिस्टम में नहीं होता। और एक होता है बेटा फैराडे, फैराडे, ठीक है। देखो याद रखेंगे जो ESU है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है। अब बेटा 1 ESU इज इक्वल होता है 3.336 कूलम। और बच्चा ये जो फैराडे है, फैराडे ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 फैराडे इज इक्वल होता है बच्चा 96,400 कूलम, ठीक। और बच्चा इसकी वीमा निकालिए, वीमा क्या होगी। देखो वीमा क्या होगी, आपने क्या देखा, Q इज इक्वल क्या होता है IT। अगर I के लिए देखोगे तो A, T के लिए देखोगे तो T, इसकी वीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। और बच्चा जो ये आवेश होता है ये अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। और बेटा एक चीज जानते हो, 600 BC में एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर थेल्स, इन्होंने ही बताया था किसके बारे में, आवेश के बारे में, इन्होंने ही आवेश की खोज की। याद रखेंगे आवेश की खोज किसने की, सर थेल्स। कब किए थे, 600 BC। इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए चीजों को रुक के आराम से नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए ढंग से, आगे चलते। बेटा क्या है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने का नियम। तो बच्चा किसी भी वस्तु को आवेशित करने के कितने रूल हो सकते हैं, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा, एक प्रेरण द्वारा। 3 टाइप्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, ठीक है। आइए देखते हैं घर्षण द्वारा, घर्षण विधि द्वारा वस्तु पर आवेशन का नियम। तो बच्चा देखो फ्रिक्शन के लिए हम, होता क्या है बेटा, ध्यान समझेंगे थोड़ा सा। जैसे सपोज मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट A है, दूसरी ऑब्जेक्ट B है। ध्यान समझेंगे इसको आराम से। हमने क्या लिया कि इस ऑब्जेक्ट का एक एटम लिया, एटम लिया और उसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये अराउंड ये क्या है, ये ऑर्बिट है। ये क्या है बेटा, ये ऑर्बिट है। हमने एक ऑर्बिट ले, ठीक है, ध्यान समझेंगे आराम से। ये B एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, या हमने B ऑब्जेक्ट का एटम लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इसके ऑर्बिट हो। तो ध्यान से समझेंगे बस, ये इसका ऑर्बिट, ठीक है। बेटा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये जो आउटर लेयर, आउटर ऑर्बिट है, यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। बड़े ध्यान से समझिए आराम से, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दोनों को पकड़ा और दोनों को रगड़ दिया, दोनों को फ्रिक्शन कर दिया, दोनों को रगड़ दिया। तो आपने क्या देखा, जब आपने घर्षण किया तो आपने क्या किया बेटा, आपने वर्क किया, आपने कार्य किया। जब आपने बेटा कार्य किया, आपने कार्य किया, तो कार्य करने से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले एनर्जी नहीं थी, एनर्जी इसके पास नहीं थी। जब एनर्जी नहीं थी तो ये एकदम रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ था, एकदम सुस्त कंडीशन में पड़ा हुआ था। जैसे मान लो आपका मित्र है कोई, ये आपका कोई ये दोस्त है ना। अब आप घर में हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहीं जाओगे नहीं,
आप एकदम अच्छे से बिस्तर पे जो है लेटे हुए हो, है कि नहीं, ये आप बिस्तर पे लेटे हो। अब आपका मित्र आया बाहर, आपका मित्र आया बाहर और आपसे आपको आवाज देके बोल रहा है, हेलो, उठो, उठो, चलना है। तो आप बोले, धत, हम कहीं नहीं जाते वाले, हम सब फालतू काम नहीं करते। रीजन जानते हो क्यों? फालतू काम ये क्यों बोला? क्योंकि इसके पास ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब एनर्जी, ऊर्जा, इसके पास बेटा ऊर्जा नहीं है। अब ऊर्जा नहीं तो कहीं जाएगा नहीं, रेस्ट कंडीशन में पड़ा रहेगा, है ना। लेकिन तभी आपने कहा ऐसा है, लो 1000 रुपीज आपको हम दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, चलो आप हमारे साथ। भाई दोस्त है, दोस्त कुछ भी कर सकते हैं, मार के छुड़ा भी सकते हैं। तो जैसे इन्होंने मिला एनर्जी, अभी एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। जी अब यहाँ पे लेटे रहेंगे क्या? क्योंकि इनके पास आ गई एनर्जी। अब एनर्जी जैसे मिली, ये उठ के एकदम चलो चलते हैं। तो वही कंडीशन, जैसे ही यहाँ पे वर्क करने पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये एनर्जी मिल गई इनको। जैसे ही एनर्जी मिली बेटा इनको, अब ये बन गए, क्या बन गए? ये बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन गए? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम बोलते हैं चालन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन, या क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बने, अब ये क्या करेंगे बेटा? रुकेंगे नहीं, ये मूव कर जाएंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। सपोज करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, है ना। हमको पता होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी भी वस्तु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बेटा सपोज करो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, है कि नहीं? नॉर्मली समझो। अच्छा, दोनों कंडीशन में आप देखेंगे तो ये बैलेंसिंग की कंडीशन बन रही है। किसी कंडीशन बन रही बेटा? ये बैलेंसिंग की कंडीशन बन रही है। अगर ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म करेंगे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को खत्म करेंगे। तो ये कंडीशन कैसी होगी? अब ये अनचार्ज्ड है, ये अनावेशित है, ये दोनों वस्तुएं कैसी? अनावेशित है। लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे 3 प्रोटॉन। यहाँ पे जैसे क्या, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 प्रोटॉन। अब बेटा देखो अनबैलेंस कंडीशन आई कि नहीं आई? जैसे अनबैलेंस कंडीशन आई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, सपोज ए ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, तो यहाँ पे निकले, यहाँ पे किसकी अधिकता हुई? आप देखोगे यहाँ पर प्रोटॉनों की अधिकता हुई। जब प्रोटॉनों की अधिकता हुई तो इस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आएगा? इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसकी कमी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें तो आपने क्या देखा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा कौन है? यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इस पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपने क्या देखा बेटा, ये कंडीशन में अब यहाँ पे आपके समझ में आया होगा, हिट किया होगा कुछ चीजें, कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे निगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी से छापो, आगे चलते हैं। वीडियो को रोक के आराम से पॉज करके बढ़िया ढंग से नोट्स बना लिया करिए आप, ठीक है? चलिए नोट करो बेटा। चले आगे चलिए। बेटा देखो यहाँ पे चालन विधि द्वारा वस्तु को आवर्धित करने का, चालन विधि का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको बोला जाता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट मिला के चार्ज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे बेटा? कांटेक्ट मिला के चार्ज करेंगे। जैसे मेरी बात सुनिएगा आराम से। मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं,
एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है ना। इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है इस पे, ठीक है। और ये अनचार्ज बॉडी है, अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है ये। इस पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज जो है बेटा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टेप फर्स्ट हम लोग एकदम आराम से सीखेंगे इसको। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लाया जिसपे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए हैं। एक अनचार्ज बॉडी लेकर आए जिसपे आवेश जो है वो विघटित रूप से है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है, इनको हम क्या करें स्टेप सेकंड में बेटा इन दोनों बॉडी को हम आपस में कांटेक्ट मिला दें। ऐसे करते कांटेक्ट मिला दें। अगर इनको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि बेटा इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये किसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा। और निगेटिव कहाँ चले जाएंगे, दूसरी ओर चले जाएंगे। निगेटिव कहाँ चले जाएंगे बेटा, दूसरी ओर चले जाएंगे। अब क्या करें हम, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब क्या करें हम, देखिएगा ध्यान से बच्चा, अगर हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहे, यानी ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाए, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए कोई दूसरा कंडक्टर लेके आएंगे, इसके कांटेक्ट में रख देंगे। जब इसके कांटेक्ट में रखेंगे बेटा हम, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये तो यहाँ पे आ जाएंगे, रहेंगे ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। और हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बेटा, फोर्थ स्टेप में इनको दोनों को एक साथ अलग कर देंगे। जब एक साथ अलग करेंगे तो हमको जो है फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग फोर्थ स्टेप में जैसे ही अलग करेंगे तो हम देखेंगे दोनों को एक साथ डिवाइड अलग किए, हमने देखा इस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये प्रोसेस होगा चालन विधि द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका, कि हमने क्या लिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन से आवेशित ऑब्जेक्ट लिया जिसपे कोई एक अनचार्ज बॉडी है, इसको दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट मिलाया, डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाए। कांटेक्ट मिलाने पर क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा। फिर आपने क्या देखा यहाँ पर बच्चा, जैसे ही ये इधर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गए, इसको हमने किसी एक कंडक्टर, एक दूसरा कोई चालक लेके आए, उस चालक के कांटेक्ट में रखे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो है, फिर दोनों को हम एक साथ अलग कर दिए, हमने क्या देखा कि दोनों इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में, नोट करेंगे इसको, आगे चलते हैं हम लोग बेटा। देखिए फ्रीडम विधि द्वारा वस्तु को आवेशित करने का नियम, यानी कि विदाउट कांटेक्ट, क्या विथ आउट कांटेक्ट, यानी बिना संपर्क में लाए दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, संपर्क में नहीं लाएंगे, दूर दूर रखेंगे। जैसे कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, कोई दूसरी एक ऑब्जेक्ट ये है। स्टेप फर्स्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखेंगे बेटा थोड़ा सा,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। और यहाँ पर जो बेटा आपने देखा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है बच्चा? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही हम दोनों को एक दूसरे के पास रखेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान समझेंगे आप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि बेटा इन दोनों पे क्या होगा, अब ये निगेटिव वाला है तो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और निगेटिव इसके साइड में चला जाएगा। निगेटिव कहाँ चला जाएगा बेटा? निगेटिव कहाँ चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा निगेटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या करो, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, किया जाए ना जाए ना जाए ना और किया रे मुस्कुराने सर, बस बस कंट्रोल योर इमोशन। हाँ तो देखो इसको हम क्या करेंगे, अर्थ के कांटेक्ट में लेके आएंगे। जब अर्थ के कांटेक्ट में लाएंगे बेटा, हमको एक चीज पता होना चाहिए कि जो अर्थ है बाबू, जो अर्थ है, अर्थ अपनी अर्थ जो है अपनी धरती माता है बेटा, इनका जो पोटेंशियल होता है यानी विभव जो होता है वो शून्य होता है। इनका पोटेंशियल 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 क्या होता है? शून्य होता है। और जो इनकी धारिता होती है बेटा, कैपेसिटर होता है, ये इन्फिनाइट होता है यानी कि अनंत होता है, याद रखेंगे। यानी कि आपने देखा होगा अर्थ का पोटेंशियल, हालांकि देखा तो नहीं होगा सॉरी, लेकिन अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन जिसकी कैपेसिटी होती है, धारिता होती है, वो क्या होती है? इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है। तो बेटा ये क्या हुआ, अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा? फोर्थ स्टेप में यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर केवल केवल बचेगा बाबू पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई? चार्ज हो गई। चीजें समझ में आई कि नहीं? आपने घर्षण विधि देख लिया, आपने चालन विधि देख लिया, आपने प्रेरण विधि देख लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के ये सारे प्रोसेस आपने देख लिया है। तो आइए आगे चलते हैं, आराम से रोकिएगा और ये सारी पीडीएफ आपकी डाउनलोड वो हो जाएगी, आप मोबाइल पे इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा आराम से। हम इसको क्या करेंगे, सेव करवा देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे। तो आप इसको देख लीजिएगा। और आ जाइए आवेशों का क्वांटीकरण। मैंने आपसे क्या बोला था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन। आप देखो बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। कौन निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है? बेटा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी कि ये हमेशा हमेशा जो होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, डैश डैश n इलेक्ट्रॉन तक होंगे। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2.3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, समथिंग ऐसे नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगे, पूर्णांक के फॉर्म में होंगे, पूर्ण गुणज के फॉर्म में होंगे।
कभी भी दशमलव में नहीं होंगे, कभी भी दशमलव डेसिमल में नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, एक निश्चित मात्रा में होते हैं, एक निश्चित मात्रा में। जैसे सपोज करो बच्चा, ये बॉटल है, क्या है ये, एक बॉटल है। बॉटल जो है बेटा, ये हमेशा एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, 6 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, लेकिन कभी 1.2 नहीं हो सकती, कभी 2.3 नहीं हो सकती, कभी 3.2 नहीं हो सकती। आई बात समझ में चीजें बेटा, याद रखेंगे ये चीज। जो बोतल है, बोतल हमेशा क्या पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, कभी आधा नहीं होगा, कभी डेढ़ नहीं होगा, कभी ढाई नहीं होगा। आई बात समझ में। आइए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यानी 1 E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ये सबसे कम चार्ज होता है, क्योंकि किसी भी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन से कम कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज यानी किसी बॉडी पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से कम कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा कितना होगा डजंट मैटर, ज्यादा तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कम से कम कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से कम नहीं हो सकता, यानी एक इलेक्ट्रॉन से कम कुछ नहीं। आई बात समझ में इतना। तो बेटा यहाँ देखेंगे आप लोग, आवेश हमेशा आवेश के मूल का पूर्ण गुणज होता है। आपने देखा कि Q बराबर Ne, आवेश जो होता है किसी वस्तु पर, ये क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज के फॉर्म में होता है। हमेशा हमेशा पूर्ण गुणज होगा, मैंने ऊपर बताया आपको। और ये कैसा होता है, ये किसी वस्तु पर उपस्थित n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है बेटा, चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये दोनों का जो गुणज होता है, मल्टीपल होता है, वो किसी वस्तु पर आवेश होता है। याद रखेंगे Q बराबर Ne, ये फॉर्म। बेटा थोड़ी सी बात और जान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चा, 1.67 इंटू 10 की पावर 20 माइनस 27 kg। ये होता है नॉर्मली, आप ये जान ले, दोनों पर चार्ज सेम होता है, दोनों पर जो आवेश होता है वो सेम होता है, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ये समझ में आई आपको। अब इसे क्वांटीकरण, आइए आगे देखते हैं बेटा। देखो एक न्यूमेरिकल है, एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है। कांच की छड़ पर 19.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कांच की छड़ द्वारा खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या कांच से रेशम तक द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, आइए देखते हैं बेटा, आइए करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर का बेटा यहाँ पर देखो, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम दे रखा है। n हमको फाइंड करना है, E इज इक्वल क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q बराबर n ही लगाएंगे, हमको n चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। n बराबर Q की वैल्यू 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बेटा 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, n बराबर आ गया 1 बटे 16। इसको डिवाइड करो तो n बराबर आएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 12 आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 इलेक्ट्रॉन। क्या कांच से रेशम तक द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, आपसे ये कह रहा है क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण के लिए बेटा, स्थानांतरण द्रव्यमान त्वरण द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन
तो यहाँ पर ट्रांसफर मास बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 12 और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -19। तो बेटा ये आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से बैठ के घर पे, ये आ जाएगा, ये फार्मूला याद रखें। ठीक है, और भी क्वेश्चन जितने होंगे आप करके आइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ढेर सारे इसके क्वेश्चन लेके आऊं और फर्स्ट पीपीटी के फर्स्ट पेज पे आपको जरूर इसको प्रोवाइड करूं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और आज तो वीडियो देने की जल्दीबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि हम इस चीज को ला नहीं पाए और थोड़ा सा टाइम का भी ड्यूरेशन था, टाइम भी कम था, तो आगे देखेंगे। देखो ध्यान से, आइए नेक्स्ट, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यहाँ लिख देना, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बस इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये तो इसकी कॉल पे उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला गया। किसी सतह से निकलने वाला आवेश, याद रखेंगे, किसी सतह से निकलने वाला आवेश और सतह में आने वाले आवेशों का जो बीजगणितीय सम होता है, बीजगणितीय योग होता है, वो सदैव नियत होता है। याद रखेंगे चीज, किसी वस्तु से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन और वस्तु पे आने वाले इलेक्ट्रॉनों का बीजगणितीय सम, बीजगणितीय योग क्या होता है, वो सदैव नियत रहता है। जैसे देखिए, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। सपोज करो बेटा, यहाँ पर इसके लिए थोड़ा नोट में लिख लेना क्या होता है बच्चा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश डैश Qn इज इक्वल Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश प्लस डैश 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 Qn डैश तक। ठीक है, ये रही बात। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। जैसे बच्चा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरी ऑब्जेक्ट ये, ठीक, दो ऑब्जेक्ट है आपके सामने। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये Q1 की वैल्यू 2 कूलाम, मान लो ये Q2 है, इसकी वैल्यू 3 कूलाम, ये Q4 है, इसकी वैल्यू -2 कूलाम, ये Q5 है, इसकी वैल्यू 4 कूलाम है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ पर ये मान लो Q1 डैश है, इसकी वैल्यू 3 कूलाम, ये Q2 डैश है, इसकी वैल्यू 4 कूलाम, ये Q3 डैश है, इसकी वैल्यू -2 कूलाम, तो आपसे Q4 डैश की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखिए, आपने देखा नॉर्मली तो यहाँ पर क्या था, जैसे देखो Q1 Q2 Q3 Q4, ये देखो Q1 की वैल्यू Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू क्या थी बेटा, देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है, 2 कूलाम, 3 कूलाम, -2 कूलाम, 4 कूलाम। ठीक है, क्या है बेटा, क्या है, Q1 की वैल्यू 2 कूलाम, 3 कूलाम, -2 कूलाम और प्लस का 4 कूलाम था, यही था ना। देखो 2 कूलाम, 3 कूलाम, -2 और 4 कूलाम। फिर यहाँ पर देखो क्या है, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 2 3 कूलाम, 4 कूलाम, -2 कूलाम और Q4 डैश। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस माइनस -2 कूलाम प्लस का
4 कूलाम हो गया, ये 3 कूलाम प्लस का 4 कूलाम माइनस का 2 कूलाम प्लस Q4 डैश। बेटा यहाँ देखो, इससे ये कैंसिल, 4 3, ये 7 कूलाम आ गया इज इक्वल, देखो 2 कूलाम 4 3 7 और 7 से 2 गया, ये हो गया 5 कूलाम प्लस Q4 डैश। हमको चाहिए Q4 डैश की वैल्यू, तो बेटा इधर आएगा तो 7 कूलाम माइनस 5 कूलाम, तो Q4 डैश की वैल्यू कितना आ गई, 2 कूलाम आ गया, है कि नहीं। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 2 कूलाम रख दूं, आप देखो बच्चा 2 कूलाम कैंसिल, तो 4 3 7 कूलाम, यहाँ पे कितना है चार्ज इस बॉडी 7 कूलाम, तो यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 4 और 3, यहाँ पे कितना आ गया 7 कूलाम। आपने क्या देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। ये रही बात आपके इसकी, आपने यहाँ पर देख लिया कि ये कंडीशन क्या हुआ, चार्ज आवेश संरक्षण का सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बारे में आपने देख लिया, और आपने यहाँ पे एग्जांपल से भी देख लिया कि किसी भी कंडीशन पे दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होंगे वो सेम आएंगे, नियत आएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसको आप लोग घर पे करिएगा और उसको देखिएगा। ठीक है, पहला तो एक ये है, मान लो Q1 की वैल्यू 3 कूलाम है, Q2 की वैल्यू 4 कूलाम है, Q3 की वैल्यू 4 कूलाम है, Q4 की वैल्यू माइनस का 3 कूलाम है। ठीक है, ये हुआ। उसका दूसरी ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे देखो Q1 डैश की वैल्यू 3 कूलाम, Q2 डैश की वैल्यू 4 कूलाम, Q3 डैश की वैल्यू 6 कूलाम, और आपसे Q4 डैश की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा किस कंडीशन में ये बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपका संजीव अब कहीं नहीं जाने वाला, अब एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़िए, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पूरे दिल के साथ पूरे मन के साथ आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और लग के करेंगे मेहनत, क्योंकि इस बार टारगेट मेरा यही है, मैं अपने क्लास 12th के बच्चों को फिजिक्स में 90 प्लस नंबर लेके आने की उनकी पूरी कोशिश करूँ, और उनके साथ उनका मन लगाकर पढ़िए आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में, अभी भी कुछ दिक्कत होती है तो आप जरूर बताइए, उसको पूरी कोशिश है कि उसको सही करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। और बने रहिए वीडियो पर, और प्लीज अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका प्यार, आपका लाइक, आपका कमेंट, ये एनर्जी देता है हमको, इस मतलब इतने दिन से, इतने सालों से लगातार बने रहना, यही जज्बा है, आप लोग का प्यार ही है जो यहाँ तक खड़ा करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू आज के लिए, और थैंक यू दोबारा।